नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज पार्ट 3 है राजस्थान सेट 2023 सॉल्यूशंस के डिटेल्ड सॉल्यूशंस का। देखो बच्चों, शुरू करने से पहले फटाफट से आपको कुछ बातें बता दूं मैं कि मैं चाहूँ तो मतलब इसको डायरेक्टली आंसर बता के भी आपका काम चला सकता हूँ, बट डिटेल्ड सॉल्यूशन बताने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि आप लोग एग्ज़ाम तो दे आए, अब जो होना है वो होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट हम अपने कल को बेहतर बना सकते हैं, मतलब कि इन सॉल्यूशन से जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनको हम लोग बेहतर बना सकते हैं। इनके एनालिसिस करके हम आगे के एग्ज़ाम्स सही कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको लग गया होगा कि राजस्थान सेट हो या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लगभग सेम कंटेंट ये लोग डाल रहे हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, कंटेंट वही का वही डाल देते हैं। इसीलिए आप लोगों को हर एग्ज़ाम के सॉल्यूशंस का डिटेल्ड स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज पार्ट 3 है, हम आज और अगले 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग अभी तक ऑलमोस्ट 50 सवाल कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिला के हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए डिटेल्ड में। आप लोगों ने कुछ सीखा भी होगा, आई होप। इन सब सॉल्यूशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर हम आज 25 क्वेश्चंस और कर लेते हैं तो 25 मिला के आपका कुल मिला के 75 क्वेश्चन आज हो जाएगा। और कल लास्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 4, उसमें अंदर नेक्स्ट 25 करके 100 क्वेश्चंस को हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अगर कोई बच्चा नया है तो वो मेरे को जानने के लिए, और दूसरी बात, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो आप, एजे फिजिक्स पर आपको सब कुछ मेरे बारे में जानकारी, नए नए कोर्सेज, नया नया कंटेंट, बहुत कुछ आपको एजे फिजिक्स एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी मैं मेरी एप्लीकेशन पे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में जस्ट इन 499 बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं कोर्स करवा रहा हूँ। ये जो कोर्स है वो CSIR नेट, गेट, जेस्ट, किसी भी प्रकार का सेट हो, चाहे महाराष्ट्र सेट हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सेट हो, हर सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही हर कोर्स में लेके आऊँगा। जैसे अभी रनिंग में जो कोर्स है वो CSIR नेट का कोर्स है, ठीक है। सॉरी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कोर्स रनिंग है। और बहुत ही जल्दी फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल से जो ये है कोर्स भी शुरू होने वाला है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का। ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप लोग फटाफट से जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, एजे फिजिक्स। यहाँ पर जाके आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इन कोर्सेज़ के बारे में। वहाँ पर आपको केवल 499 रुपीज़ पे करना है और आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अपकमिंग कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स भी बहुत जल्द ही लॉन्च होगा, ठीक है। उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। और मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में ये कोर्स लॉन्च होगा जस्ट इन 8000। और ये कंप्लीट कोर्स होगा, इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा। ये एक कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर के साथ मैं लॉन्च करूँगा इसको, ठीक है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का, ठीक है। असाइनमेंट शीट्स, वीडियो सॉल्यूशंस और भी बहुत कुछ, टेस्ट सीरीज वगैरह डिटेल्ड में सब कुछ नोट्स आपको प्रॉपर लिखाए जाएंगे इस फर्स्ट ईयर के बैच में। सो बी अवेयर दैट। और इसमें भी जो है कुछ सरप्राइजेज हैं वो आपको बाद में बताए जाएंगे। कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हो। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि जो है अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस थे, 1 2 3 4 5 6 7 ये हम लोगों ने कल कर लिए थे, तो इनको हम लोग वापस डिस्कस नहीं करेंगे। इसके आगे हम लोग को आज चलना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 42 43 44 45 46 47 49, ओके। आज हमको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है ना। आज हमको यहाँ से शुरू करना है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हीलियम नीडेड इफ बलून। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स से सवाल है, 11th स्टैंडर्ड की बुक में ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज नीडेड इफ अ बलून इज जस्ट लिफ्ट अ लोड ऑफ 180 kg। ये क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है ना। तो आपके पास में क्या कर रहा है ये कि जस्ट लिफ्ट अ लोड ऑफ 180 डिग्री,
तो जो है ना वो लिफ्ट मतलब कि ऊपर की तरफ मतलब खींच रहा है, उसमें खिंचाव कितना हो रहा है 180 kg का। देखो इसका मतलब ये है कि जो भार है जो वो लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, सो मास लिफ्टेड, तो कितना मास लिफ्ट हो रहा है उसका वो आप देख लो। मतलब कि वो एक बलून है, वो नीचे की तरफ मास उठा रहा है, तो नीचे की तरफ एक तरह से जितना उसका मास है वो mg के बराबर भार को उठाएगा एक तरह से। इसी को हम लोग यूजली w बोल देते हैं। अब वो जो मास को कैरी कर रहा है ना वो m कैरी कर रहा है। मास ऑफ लिफ्ट कितना है उसके पास में 180 kg का उसके पास में मास है। तो कुल मिला के जो w जो उसका वेट होगा बलून के नीचे, मतलब एक गुब्बारे को केवल 180 किलोग्राम का भार उठाने के लिए, मतलब ये आपका गुब्बारा है, ये 180 किलोग्राम का भार उठा रहा है मान लीजिए। मतलब ऐसे नहीं कि ऐसा भी, ऐसा गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है ना तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है, तो ये गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ रहा है, 180 किलोग्राम का भार उड़ा रहा है, ठीक है। तो अब जो mg लग रहा है ना उसमें वो कितना लग रहा है 180 मास है, और ऑलमोस्ट 9.8 करके g होता है। तो कुल मिला के ये 1764 न्यूटन का भार जो है ये उठा रहा है। कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो हीलियम की कितनी मात्रा की उसको आवश्यकता होगी वो ऐसा पूछ रहा है। जबकि हीलियम का घनत्व उसने दे रखा है आपको। घनत्व का मतलब ये हुआ कि रो ऑफ द हीलियम, उसने रो ऑफ द हीलियम दिया हुआ है 0.179 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब सारी डायमेंशंस एम के, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। और पृथ्वी की सतह पर हवा का घनत्व 1.29 ऐसा कुछ है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि जो घनत्व है किसका, हवा का, मतलब एयर का जो डेंसिटी है वो कितना है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब करके ये है, ठीक है। तो बेटा ये मेरे पास हीलियम का घनत्व है। तो इसका मतलब आप जानते हो कि अगर घनत्व इतना है तो हमको तो खैर घनत्व से काम होता नहीं है, सारा काम मास में होता है। तो इसका अगर हम लोग मास निकालेंगे घनत्व से तो मास ऑफ हीलियम कितना आ जाएगा, घनत्व मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम, ऐसा कुछ करके आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एयर का निकालना चाहूँ तो एयर का भी लगभग ऐसे ही निकलेगा कि मास ऑफ द एयर जो निकलेगा वो निकलेगा आपका जो घनत्व होगा एयर का वो, और ऑब्वियसली बात है जितना हीलियम उतना एयर का भी हो जाएगा वॉल्यूम, तो वो तो खैर वॉल्यूम उतना ही रहेगा। बात ये है कि अगर मैं देखना चाहूँ कि उसका वेट कितना होगा, किसका, हीलियम का, ठीक है ना। हीलियम का वेट कितना होगा, हीलियम की कितनी आवश्यकता पड़ रही है आपको, तो हीलियम का आप वेट निकाल सकते हो। दैट मीन्स यू कैन फाइंड द वेट ऑफ द हीलियम ऑल्सो। सो हीलियम का वेट कितना होगा, W इक्वल टू mg होता है। सो मास ऑफ द हीलियम मल्टीप्लाई विद द g। तो आप इसको पुट कर दीजिए, रो का वैल्यू कितना है 0.179 और v है मल्टीप्लाई विद द g 9.8। सो कैलकुलेट करिएगा। सो W हीलियम कितना आ जाएगा आपके पास में परफेक्टली, मेरे हिसाब से 1.75 के अराउंड आप लोग को मिल जाएगा ये, मल्टीप्लाई विद द v, ठीक है। और ये न्यूटन में रहेगा, जो आपकी डायमेंशन चल रही है न्यूटन में रहेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप W ऑफ द एयर निकालना चाहते हो जस्ट लाइक हीलियम, तो वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा W ऑफ द एयर। इधर देखो बच्चों, W ऑफ द एयर आपको निकालना है, तो ये 1.29 तो इसका रो है, तो 1.29 तो आपको रखना ही है 1.29, और V है ही सही M निकालने के लिए, साथ में आपके पास में 9.8 मल्टीप्लाई में है। सो देख लीजिएगा कितना आता है, ठीक है। बाद में हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे। ये जो है ना आपका जो W ऑफ द एयर है, मतलब ऊपर की तरफ आप एयर का भाग ऊपर, नीचे तो आएगा नहीं, एयर तो ऊपर जाएगी। तो अगर एयर ऊपर जाएगी तो इसे अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। जो भार उसका एयर का होगा, जितना एयर जो है बाहर निकाल रहा है उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, जो ऊपर की ओर होता है। इसे क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स बोल सकते हो आप, है ना। वही तुम्हारा क्या होता है, W ऑफ द एयर होता है, ठीक है। सो कुल मिला के इसकी जो डायरेक्शन होती है ना बेटा वो अलग होती है। जैसे आपका हीलियम ऊपर जा रहा है, या सॉरी हीलियम का वेट नीचे आ रहा है, ठीक है। सो आपके पास में क्या होता है, हीलियम का वेट नीचे आ रहा है, आपका जो बलून का वेट, जो मास आपका है वो नीचे आ रहा है, क्योंकि दोनों mg ग्रेविटेशन लग रहा है।
बट ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है ना वो ऊपर की ओर जाएगा, इसको यूजुअली यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दो फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू हीलियम, और अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसी को आप फॉलो करो। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 1764 न्यूटन में, ये सब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डब्ल्यू हीलियम कितना है आपके पास में, 1.75 वी, और अपथ्रस्ट कितना हो गया, 1.29, एक्चुअली इसका ना ये हो जाएगा लगभग 12.64 के अराउंड होगा ये ना। सो 12.64 वी, यहाँ से आपको वी निकालना है। उसने ये तो बोला है कि कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, और उसने सारे ऑप्शन मीटर क्यूब में दे रखे हैं, तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे आइडिया है, जो तो मैंने सोल्व किया है, इस इक्वेशन को सोल्व करके जब आप लोग वी निकालेंगे ना बेटा, तो वी यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 160 मीटर क्यूब के अराउंड। तो इस बच्चे ने गलत लगा रखा, मतलब है 160 मीटर क्यूब के अराउंड ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द थ्योरी एनर्जी बैंड थ्योरी द वर्क फंक्शन इज मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बहुत सिंपल है, वर्क फंक्शन की बात बोल रहा है ना ये। तो देखो आप लोग अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ते हो ना बेटा, तो उसमें भी आप लोग क्या बोलते हो कि जो वर्क फंक्शन होता है, जो मिनिमम एक तरह से एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को उस धातु की सतह से बाहर निकालने में काम आए। ऊर्जा बैंड वही चीज़ है, आरेख भी वही चीज़ है। तो कार्यफलन जो होता है ना, वर्क फंक्शन, वो एक तरह से वो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, जो प्रक्रिया को शुरू करने में काम आती है। एक तरह से ये एनर्जी की डायमेंशन को रखेगा, ठीक है। और अगर ऑप्शंस में देखा जाए ना, तो ऑप्शंस में एनर्जी की डायमेंशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, क्योंकि आप खुद देखो बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एक ऐसा है जो एनर्जी की डायमेंशन रखता है। कूलाम तो चार्ज होता है, तो वर्क फंक्शन तो एनर्जी होती है, चार्ज तो हो ही सकता। वोल्ट पर सेकेंड, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि वोल्ट जो होता है ना वो एनर्जी होती है, बट पर सेकेंड डायमेंशन को गड़बड़ कर रहा है। जूल इनटू सेकेंड, तो जूल एनर्जी होती है, बट सेकेंड गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। इफ ए इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी दे रखी है आपको ए की, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ए की वेलोसिटी आपको दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द ए, ये आपको दे रखा है कितना, 0.9 c विद रेस्पेक्ट टू बी। किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पर हमारे पास में बी जो है ना वो एक तरह से फ्रेम हो गया, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में आप लोग मेजरमेंट ले रहे हो ए की वेलोसिटी का। अब ए की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम इधर मान लेते हैं कि ए की वेलोसिटी इधर है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। लाइफ ऑफ ए विल रफली शॉर्टर टू, ये बोल रहा है कि ए की लाइफ जो है वो किस तरह से नापी जा सकती है। रफली शॉर्टर टू मतलब क्या होगी, तो हमारे पास देखो लाइफ टाइम की जब बात की जाती है ना, तो एक फॉर्मूला काम करता है टाइम डायलेशन का, तो टॉ नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टॉ नॉट जो होता है ना वो एक्चुअल टाइम होता है, जो रेस्ट फ्रेम से नापते हैं हम लोग। सो ये एक्चुअल टाइम होता है। एक्चुअल टाइम जो है ना वो हमेशा एक तरह से आप ये मान लीजिए कि जिस फ्रेम में आपको मेजरमेंट लेना है उसी फ्रेम में आपको टाइम देखना पड़ेगा। तो एक्चुअल टाइम हमेशा ए फ्रेम में नापा जाएगा। अगर आपको ए का लाइफ टाइम निकालना है सो ए फ्रेम से नापते हैं। बट अगर आप स्टेबल हो, किसी दूसरी जगह खड़े हुए हो, तो आप ए का वेग नाप रहे हो, तो ये जो होगा ना वो डाइल्यूट टाइम होता है, मतलब कि बढ़ा हुआ समय, डाइल्यूट टाइम, बढ़ा हुआ समय। तो ये बढ़ा हुआ समय हमेशा किसी दूसरी फ्रेम से नापते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग जो हो, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखो, रिलेटिविटी में तो मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ, मतलब बहुत अल्टीमेट एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी तनख्वाह खुद जानते हो, ठीक है, कि आप कितना कमाते हो, आप कमा रहे हो तो आप जानते हो आप कितना कमा रहे हो, ठीक है ना। तो आप एक्चुअल चीज़ को जानते हो। बट अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें, मतलब कि आपकी तनख्वाह किसी और से पूछी जाए,
तो वो तो यही कहेगा ना भाई बहुत कमा रहा है, ठीक है, तो आपकी तनख्वाह अपने आप क्या होगा, डाइल्यूट। जबकि ऐसा नहीं है, आपकी तनख्वाह है उतनी, आपकी सैलरी उतनी है जितनी आप कमा रहे हो, आपको पता है, बट फिर भी जब मेजरमेंट होगा दुनिया के सामने तो वो हमेशा डाइल्यूट मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो ये यूँ कह रहा है कि then the life of A will roughly shorter to, that life of A will roughly shorter to। तो हम अगर इसको एक तरह से कितना कम माना जाए, एक तरह से टाइम डायलेशन अगर हम लोग दें, देखो शॉर्टर टू का मतलब, डायलेशन का मतलब ये हुआ कि आपको बस रेशो निकालना है कि कितना आप नाप रहे हो और कितना एक्चुअल है, तो वो रेशो आप लोग निकाल लीजिए, बस वो रेशो आप लोग निकाल लीजिए। तो टो अपॉन टो नोड अगर मैं देखता हूँ, मान लो टाइम डायलेशन 1 माइनस ये, तो टाइम हमेशा बढ़ेगा ना, तो टाइम बढ़ेगा तो हमेशा नीचे की चीज़ जो है ना वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगी बिल्कुल। तो रफली शॉर्टर टू निकालना है, रफली शॉर्टर टू। हाँ तो बस ये तो खैर बड़ा हुआ समय है, ये जो है तुम्हारा वो समय है, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1/√। तो ये तो बड़ा हुआ समय हो गया, बिकॉज ये ज़्यादा होता है डाइल्यूट टाइम और एक्चुअल टाइम हमेशा कम होता है, ठीक है। ओके, तो शॉर्टर निकालना है ना आपको, तो शॉर्टर के लिए तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि डोनोट हमेशा बड़ा होता है, डोनोट छोटा होता है और टो बड़ा होता है, डाइल्यूट टाइम होता है ना वो। हाँ तो ये आपको निकालना पड़ेगा फिर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो कुल मिला के अगर मैं नापूँ इसको रफली, सो 1 माइनस वी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 0.9 का होल स्क्वायर, मतलब कि 9 नाम 81, तो 0.81। और अगर देखा जाए सो रूट ऑफ, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, तो 0.19 के अराउंड होगा। और रफली इसको अगर आपको निकालना हो कितना होगा, ये उल्टा तो नहीं कर दिया, एक बार कैलकुलेट करना है। 1 में अगर मैं करता हूँ इसको, उल्टा ही करा है वो, आपको उल्टा करना पड़ेगा इसको। रफली शॉर्टेड बोला, हाँ तो 1.81, 9 नाम 81, 9 नाम 81, तो ये 81 वाला हो गया काम। सो उल्टा करना पड़ेगा, वो उल्टा ही किया है मैंने, सॉरी। इसको ऐसे करना पड़ेगा आपको, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, 9 नाम 81। तो एक बार ये निकालना पड़ेगा एक्चुअली, और ये शॉर्टर का मतलब तो उल्टा, एक मुझे कैलकुलेटर लेना पड़ेगा यूज़ में, क्योंकि इसका फंडा कितना होगा, मैंने क्या इसको सॉल्व नहीं किया ना, तो एक बार मैं कैलकुलेटर काम में लेके देख लेता हूँ, मैं तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको बताते हैं कैलकुलेटर से। रुको 1 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्चुअली टॉ नॉड अपॉन टो इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 0.9 मल्टीप्लाई भी 0.9 नाम 81 होता है खेल होने में। तो इसको अगर आप 1 में से माइनस करोगे तो वो 0.19 ही होगा होने में तो, बट इसका रूट क्या होगा एग्जैक्ट अगर मैं देखूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.19 विच इज इक्वल टू 43.58, ठीक है, परफेक्ट। सो इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 43 एग्जैक्ट अगर मैं देखूं तो 43.58 आ रहा है, पता नहीं बच्चे ने गलत लगाया 36, 43.58% में आएगा, हाइस्ट तो 0.43 आएगा, बट परसेंट में निकालोगे तो 0.43 नहीं आएगा, 43.58 जो कि अराउंड 44 आएगा। तो देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बेटा वो ये वाला सही है परफेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 50 किलो वाट त्वरण वाली एक्स रे मशीन से निकलने वाली वी किरण में मौजूद लघुत्तम तरंग दैर्घ्य। देखो तरंग दैर्घ्य आपको पूछा है, मतलब वेवलेंथ आपको पूछा है, और इसने क्या है कि वेवलेंथ पूछने के साथ साथ उसने क्या दे रखा है आपको 50 किलो वाट, मतलब वोल्टेज दे रखी है 50 मतलब 50 मल्टीप्लाई विद 10⁻³ वोल्ट, ये आपको दे रखा है इसने।
और लैम्डा पूछा है, तो बहुत सिंपल सी बात है यार। देखो आप E इज इक्वल टू एच न्यू जानते ही हो, है ना, और उसी को एनर्जी का वोल्टेज की फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई वी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको लैम्डा निकालना है, सो एच सी अपॉन, ये शायद कल भी तो कराया था मैंने, चल रिपीट हुआ है आई थिंक सवाल। सो 6.623 10⁻31, और C का वैल्यू पुट कर दो 3 मल्टीप्लाई विद 10⁸ अपॉन E का वैल्यू पुट कर दो 1.6 10⁻19 और 5 मल्टीप्लाई विद 10⁴ वोल्ट। तो बस इतना करने के बाद जो है आप सोल्व कर लेना इसको। मैंने किया था, कितना आ रहा है इसका वैल्यू 0.025 नैनोमीटर के अराउंड आ जाएगा, ये चेक कर लेना एक बार। 0.025 नैनोमीटर के अराउंड इसका आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना। सो ऑप्शन सी इसने लगा रखा है, बच्चे ने बिल्कुल सही लगा रखा है, नो डाउट इसका ये सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म बॉल ऑफ मास 6 kg एंड रेडियस आर रोल्स स्मूथली। ये बॉल, एक बॉल है जो 6 kg का है और r रेडियस का है, स्मूथली वो जो है रेस्ट से डाउन, अच्छा इंक्लाइंड प्लेन पे कर रहा है ना। हाँ तो ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का सवाल तो मैंने आपको एक बार बहुत अच्छे से कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे इंक्लाइंड प्लेन के, उन्हीं में से हो जाएगा। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपका बॉल है, ये नीचे लुढ़क रहा है, ठीक है ना। इंक्लाइंड प्लेन जो है वो 30 डिग्री का है आपका। द बॉल डिस्टेंस द वर्टिकली हाइट 1.2, ओके, तो हाइट आपको दे रखा है 1.2 मीटर के अराउंड। बॉल जो है वो 6 kg का है, बॉल जो है वो 6 kg का है, ओके। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉटम। हाँ तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल है यार। स्पीड का मैंने आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखवाया था v², हालांकि एक्सेलरेशन का भी लिखवाया था लिखवाने में, तो अगर तुमको याद रहता हो थोड़ा सा तो तुमको याद होगा कि v² इज इक्वल टू जो है ना वो लिखवाया था मैंने 2gh अपॉन 1+k² अपॉन r², 1+k² अपॉन r² करके लिखवाया था, ठीक है। तो इसमें आप देखना आपको k² अपॉन r² की वैल्यू निकालनी थी। तो होता क्या है बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना उससे निकलता है। अब यहाँ पे जो बॉल है तुम्हारा वो किस शेप का होता है, बॉल हमेशा होता है स्फेरिकल शेप का। तो स्फेरिकल शेप, और बॉल जब लुढ़कता है तो अपने सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अराउंड लुढ़कता है, तो कुल मिला के 2/5 mr² के आसपास होगा। और k² अपॉन r² जो वो mr² का मल्टीपल होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि k² अपॉन r² इज द मल्टीपल ऑफ mr²। सो mr² का मल्टीपल है 2/5 के अराउंड। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2/5। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, v की वैल्यू कितना हो जाएगा √2 और 9.8 मल्टीप्लाई विद द हाइट 1.2 और 1+2/5 की वैल्यू अवेलेबल देगा। तो ये सॉल्व कर लेना, ये मैंने किया था सॉल्व, 4.1 के अराउंड ही आएगा। सो v इज अप्रोक्सीमेटली 4.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेडियन में प्रतिक्रमण कितने, क्या लिखा है प्रतिक्रमण है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर है इसमें, तो आप लोग को कुछ सोचना ही नहीं है, ये 11th स्टैंडर्ड में आता है। 0.159 रिवोल्यूशन जो है वो होते हैं, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्टली याद रखना है। अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो ये भी बड़ा सिंपल सवाल है। इसने क्या बोला है कि अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये आप लोग जब गूगल करोगे ना तभी आपको मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, 0 होता है। पृथ्वी की सतह पर भू गुरुत्वीय विभव है ना। तो वैसे तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है -g/r, पर पृथ्वी की सतह पर ये बात बोल रहा है, तो पृथ्वी की सतह वैसे भी r वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली क्या होता है कि -gm/r एक फॉर्मूला तो होता है उसका, बट प्रॉब्लम ये सतह पर जो होता है ना
सतह पर अगर देखा जाए तो जो डिस्टेंस होती है ना उसकी वो बहुत ज़्यादा होती है, r टेंस टू इन्फिनिटी होता है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू नीचे होने से ये जीरो हो जाता है। तो ये सीधा आंसर इसका जीरो लिखना है आपको, जी अपॉन आर का करके आर की वैल्यू को टेंस टू इन्फिनिटी करना है, तो तुम्हारा पोटेंशियल जो है वो जीरो जाएगा। पॉइंटिंग वेक्टर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है ना बेटा, वो एक इंटेंसिटी को शो करता है, बेसिकली एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड इन द यूनिट टाइम यूनिट एरिया। क्या होता है बेटा, एनर्जी रेडिएटेड इन द यूनिट टाइम यूनिट एरिया। अब एनर्जी अपॉन टाइम को पावर कहते हैं, सो पावर पर यूनिट एरिया जो होता है ना, वही पॉइंटिंग वेक्टर होता है। पावर जो होता है वो वॉट में हमेशा मेजरमेंट होता है, पावर हमेशा वॉट में मेजरमेंट होता है, और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब लगा रखा है, वॉट पर मीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल के शीर्ष पर धूप एक विद्युत क्षेत्र के साथ प्रवेश करती है। चलो मान ली बात, जिसका आरएमएस वैल्यू ई आरएमएस जो है आपका वो है 720। आरएमएस का मतलब एक तरह से मैक्सिमम ही हो गया हो, तो आरएमएस का मतलब उसने मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रखी है 720 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इस विद्युत चुंबकीय तरंग, वैसे इसका आंसर 2.3 10⁻⁻6 आएगा, बिल्कुल बच्चे ने सही लगा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही सही आंसर है। बट फिर भी एक बार को हम लोग चेक कर लेते हैं होगा कैसे, वो समझ लेते हैं। देखो ऊर्जा घनत्व तो पूछा हुआ है ना उसने, तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बस इससे सिंपल हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर वो पूछता ना बेटा, तो वो होती है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये बहुत बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रखने होते हैं ये ना। तो अगर मैं देखूं इसमें, तो 1/2 एप्सिलॉन का जो मतलब होता है ना, वो क्या होता है 8.85 मल्टीप्लाई विद द 10⁻⁻12, ठीक है। और ये जो होता है ना ई नॉट, वो होता है 720, ये उसने खुद ने दे रखा है ना आपको। सो 720 जो है ये हो जाएगा, और कुल मिला के ये हमारे पास 2.3 10⁻⁻6 जूल पर मीटर स्क्वायर के अराउंड ये होगा, है ना। तो ये 2.3 ऑप्शन ए ये परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकल लंबाई डायरेक्टली याद रखना है, r/2 होती है, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, r/2 ही होगी इसका आंसर, ठीक है, डायरेक्टली 11 में दिया हुआ है। 2.0 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले अवतल दर्पण से 7.2 वक्र त्रिज्या इतनी है प्रतिबिंब की। अच्छा, तो इसमें तो कुछ नहीं करना आपको, इसने क्या बोला है, आपके पास में हाइट दे रखा है उसने, ऊंचाई, ठीक है ना। तो उसने आपको हाइट दे रखा है ना, तो हाइट लिख लो यहाँ पे, उसने आपको दे रखा है कि हाइट जो है ना, हाइट आपको दे रखी है 2.0 सेंटीमीटर। उसने आपको दे रखा है कि दर्पण से एक वस्तु रखी हुई है, मतलब कि वस्तु की दूरी दर्पण से रखी हुई है, तो वो यू कहलाती है। 7.1 सेंटीमीटर उसने दे रखा है, और इसने बोला है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी एक तरह से आपको उसने v पूछा है कि v निकालो बच्चों। तो देखो v निकालना है, और उसने वक्रता त्रिज्या भी आपको दे रखी है, वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है उसने 10.2 सेंटीमीटर, जिसकी वक्रता त्रिज्या। तो इसमें हम लोग वो लगा देंगे एक तरह से साइन कन्वेंशन लगा देंगे। तो उसमें क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या को नेगेटिव अगर हम लोग लेते हैं, तो इस तरीके से आपका जो फोकल जो है f की वैल्यू निकल जाती है, f की वैल्यू निकल जाती है r/h के अराउंड करके। तो ये आपका होता है लगभग माइनस का 10.2/2, सो दिस विल बी 5.1, ठीक है। सो अगर इसमें हम लोग लगा दें एक तरह से साइन कन्वेंशन लगा दो इसमें, ठीक है। सो साइन कन्वेंशन वैसे तो क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। साइन कन्वेंशन की वजह से अगर आप लोग देखो तो इसको खैर प्लस में लेके चलो आप लोग, बाद में हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे जाके। सो यहाँ होता है माइनस का 1/5.1 इज इक्वल टू
यू लिखो माइनस का वाई 7.1, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना यार, देखो ये आपका लेंस है, मान लो यहाँ आपकी वस्तु रखी हुई है तो ये नेगेटिव में तो रखा हुआ है, ठीक है, और फोकस जो है ना उसका वो भी नेगेटिव में बनेगा इस तरफ, और आपका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा पॉजिटिव में, तो साइन कन्वेंशन तो इसे लेना पड़ेगा ना आपको। तो दो डिस्टेंस मतलब एफ और यू जो है वो नेगेटिव में लेना पड़ेगा और वी जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। बस इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो वी का वैल्यू लगभग 18 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो 18 सेंटीमीटर होगा, इस बच्चे ने गलत लगा रखा है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 7.10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। अच्छा ओके, मान ली बात, चलो ठीक है। एक वस्तु अपसारी लेंस के बाईं ओर 7.1 दूरी जिसकी फोकस लंबाई, ठीक है, मान ली बात। तो इसने क्या बोला है, लिख लेते हैं जो जो उसने बोला है। सबसे पहले इसने बोला है कि जो वस्तु है वो कहाँ रखी हुई है, 7.1 सेंटीमीटर बाईं ओर। हाँ तो ठीक है, बाईं ओर ही होती है वस्तु, तो उसमें क्या है, ठीक है। तो आपके पास जो वस्तु रखी हुई है वो रखी हुई है बाईं ओर ही होती है, तो 7.1 सेंटीमीटर पे रखी हुई है। और उसने बोला है कि जो फोकल लेंथ एफ है वो कितना है, माइनस का 5.08 सेंटीमीटर है। आवर्धन कितना होगा, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है आवर्धन का यार, एम इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ का कितना दे रखा है, माइनस का 5.08, यहाँ पर एफ कितना है, माइनस का 5.08, और u जो आपको दे रखा है वो u इतने दे रखा है, कितना 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 दे रखा है, u 7.1, 7.1 आपको दे रखा है। सो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 0.417 के आसपास ही आएगा, और ये आएगा ऑप्शन ए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ये गलत लगा था बच्चे ने ना। अगला सवाल, 10 पिकोमीटर तरंगदैर्घ्य की एक्सरे लक्ष्य से प्रकीर्णित होती है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास जो है प्रकीर्णन या एक्सरे विवर्तन का ही काम चलेगा। तो देखो एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा या 2d साइन थीटा का फॉर्मूला लगता है, खैर यहाँ तो ठीक है। तो उसने क्या बोला है, तो 45 प्रकीर्णन तरंग थ्योरी क्या होगी, तरंग थ्योरी पूछी उसने, लेमडा पूछा है। तो उसने बोला है कि 10 पिकोमीटर तरंगदैर्घ्य की एक्सरे लक्ष्य से प्रकीर्णित होती है, तो 45 डिग्री से प्रकीर्णित एक्सरे की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो 45 डिग्री से प्रकीर्णित, अच्छा तो अगर मान लो डी, तो उसका चलो मैं मान लेता हूँ सेम होगा, डी उसका सेम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन की वैल्यू उसने नहीं दी हुई है तो ऑब्वियसली बात है 1 ही होगी। सो लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और लेमडा इज इक्वल टू डी 45 डिग्री से हुआ है ना, तो डी मतलब 45 डिग्री हो गया। फिर भी डी अभी हमको निकालना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं ना, उसने डी का वैल्यू निकालने के लिए हिंट दे रखा है, 10 पिकोमीटर तरंगदैर्घ्य की एक्सरे लक्ष्य से प्रकीर्णित होती है। ओके, तो एक काम हो, 10 पिको, पिको मतलब 10 की घात -12, तो ये लेमडा बराबर डी, यहाँ पर एक बार डी निकाल लो आप। डी तो निकालना पड़ेगा, डी निकालने के लिए एक काम करते हैं, पैंतालीस मतलब 1/√2, what is the wavelength through
45 डिग्री। तो डी का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। डी का वैल्यू फिर यहाँ से निकालूँ मैं, प्रकीर्णित तो होती है, बट 10 मीटर का जो प्रकीर्णन है उसने कितना दे रखा है, प्रकीर्णन कोण तो दिया हुआ ही नहीं उसने, तभी तो डी निकलेगा। चलो एक बार को प्रकीर्णन कोण में 90 डिग्री मान लेता हूँ, तो डी का वैल्यू 10⁻⁻ ही हो जाएगा। सो लैम्डा कितना हो जाएगा, इसको मैं 90 डिग्री लेके चलता हूँ, कुछ नहीं दिया ना इसलिए 90 लेना पड़ेगा इसको। सो 10 × 10⁻12 हो जाएगा। सो डी कितना होगा, 10⁻−11, सॉरी 10 पिको मीटर में देना है ना, तो पिको में चलने दो, फिर क्या है, इसको पिको में ही चलने दो, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको पिको में ही चलने दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 पिको मीटर अपॉन साइन 45 कितना हो गया, 1/√2। 1/√2 का मतलब लगभग 1.414, तो कुछ ही कम होगा बस 10 से। तो ऑप्शन में 10 से कम एक ही ऑप्शन है, वो है 9.7। इस सवाल को एक बार और देखूंगा मैं, हालांकि अभी इनिशियल स्टेज में तो यही आंसर आएगा इसका, 9.7 ही आएगा। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज पे, बाकी एक बार और चेक कर लेंगे इसको बाकी। ठीक है, ओके। ये तो बड़ा है, कुल ऊर्जा आपको दे रखी है, इसकी रेडियस आपसे पूछी हुई है ना बच्चों। ये मैंने सोल्व किया हुआ था, बड़ा आसान सवाल था। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन होता है ना बेटा, उस हाइड्रोजन की जो ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, मिल गया, गॉट इट। इसका मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, रुको इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दे रहा है। इसका सॉल्यूशन ना ऐसा नहीं होगा, इसका एक अलग सूत्र होता है। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा था वो सूत्र, अब याद आ गया। तो ये ऐसा नहीं होगा, ये ना ऐसे होगा, ये कॉम्पटन इफेक्ट जो है ना उससे होगा ये सवाल। ये मामला गड़बड़ है इसका, वरना देखो ये ऐसे होगा बच्चों कि है ना, हाँ, प्रकीर्णन के पश्चात और प्रकीर्णन से पहले कुछ हमारे पास एक वेवलेंथ होती है। सो लैम्डा माइनस लैम्डा, प्रकीर्णन से पश्चात प्रकीर्णन से पहले, यहाँ पर लैम्डा सी होता है, और 1 माइनस एक प्रकीर्णन कोण यहाँ पर होता है कोस फाई, इससे होगा ये। सो आपके पास में लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, और ये पिकोमीटर में होगा, अगर हम लोग का सारा पिकोमीटर में चल रहा है तो 0. इसकी वैल्यू फिक्स होती है 242। ठीक है, और प्रकीर्णन कोण आपका कोस जो है वो हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, कोस 45 का मतलब कितना हो गया, 45 1/√2 हो गया। ठीक है, सो ये हो गया मेरे पास 0.042242 1 माइनस 1/√2। ठीक है, सो अगर देखा जाए, सो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा पिकोमीटर जो होगा इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर 0.29 आ जाएगा। सो 0.242 मल्टीप्लाई विद द 0.29, 0.242 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों, याद रखना, फिक्स वैल्यू। अब लैम्डा उसने दे रखा है 10 पिकोमीटर गिवन। ठीक है, तो पिकोमीटर को, या फिर आप जो इसको निकाल रहे हो इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दो या तो, है ना। सो एंगस्ट्रॉम को पिको में चेंज करने के लिए 10⁻2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पिको में चेंज जाएगा। तो मैं 10⁻2 का मल्टीप्लाई करूँगा, सो लैम्डा प्राइम हो जाएगा 10 प्लस 0.708, तो जाएगी पिको में हो जाएगा। तो पिको डायमेंशन, हाँ, तो इसका आंसर 10.7 ही आएगा, 10.7 पिकोमीटर। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ये गलत आंसर है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल फटाफट देखते हैं।
हाँ, तो इसने हाइड्रोजन की कुल ऊर्जा आपको दे रखी है 13.6। तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बताया बेटा, हाइड्रोजन की जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पर जो n होगा वो होगा 1, तभी जाके आपको जो En उसने दे रखा है -13.6 आएगा। ठीक है ना, ये गिवन है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। अब Rn उसने पूछा हुआ है, सो Rn का फॉर्मूला होता है 0.529 Z अपॉन एन। अब Z जो होता है ना वो 1 होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, और n आपने ऑलरेडी 1 निकाला हुआ है, तो इसका मतलब 529 0.53 एंगस्ट्रॉम ये आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली निकल के आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो खैर इसका तो ऑप्शन नंबर जो है ये परफेक्टली मैच कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वाह ये बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओबे द पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो पाउली जो है वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए काम करते हैं बेटा, पाउली ऑलवेज स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए ही काम करती है थ्योरी, और स्पिन हाफ पार्टिकल जो है वो फर्मियोन होते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पाउली जो है ना वो प्योरली फर्मियोन के लिए काम करता है। तो पाउली इज डिपेंड्स फॉर द स्पिन हाफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की बात करता है ये, और स्पिन हाफ पार्टिकल जो है ना वो फर्मियोन ही होते हैं बस। तो पाउली हमेशा फर्मियोन के लिए काम करेगा, बोसॉन के लिए काम करेगा नहीं, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस बच्चे ने सही लगा के भी गलत कर दिया क्या, कोई बात नहीं। अगला सवाल, ओके, वायुयान के टायर थोड़े चालक होते हैं, कथन ये है, और कारण है कि यदि एक चालक जमीन से जुड़ा है तो चालक पर प्रेरित अतिरिक्त आवेश जमीन में चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो नॉर्मल टायर जो होते हैं ना वो कुचालक होते हैं, मतलब इंसुलेटर, बट वायुयान के जो चालक है ना एयरक्राफ्ट के, वो कंडक्टर होते हैं। उसका कारण ये है, कारण क्या है कि जब वो टेक ऑफ करता है प्लेन, तो टेक ऑफ जब वो करता है ना प्लेन, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है वो, मतलब अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी होती है। इतनी भयंकर स्पीड होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा घर्षण उत्पन्न करता है अपने धरती पे। उस घर्षण की वजह से हमारे पास बहुत सारे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इन आवेशों को गायब करने के लिए हमें उसे भूसंपर्कित करना पड़ता है एक तरह से, ताकि सारे आवेश जमीन में चले जाएं। तो ये बिल्कुल बात सत्य है, कथन और कारण दोनों उसका सही है, परफेक्ट है। अगला क्या है, ठोस पदार्थों के पिघलने से आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठोस पदार्थों के पिघलने से आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, मान ली बात। कारण क्या है कि ठोस अगर आप पिघला रहे हो इसका मतलब वो द्रव में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ठोस जो है वो द्रव में चेंज हो जाएगा, तो एक तरह से ठोस को आप लोग किस में चेंज कर रहे हो, द्रव में चेंज कर रहे हो पिघलाने के बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, गुप्त ऊष्मा ठोस के इकाई द्रव्यमान को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। याद रखना, जब भी कोई चीज़ चेंज होती है ना, अवस्था चेंज होती है, तो उसमें हीट जो होती है ना वो ml के बराबर होती है अवस्था परिवर्तन के लिए, और अवस्था परिवर्तन में तापमान हमेशा नियत रहता है। तापमान हमेशा नियत रहता है। अगर अवस्था परिवर्तन नहीं कर रहे हो, तापमान परिवर्तन कर रहे हो, तो वहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा काम करती है, स्पेसिफिक हीट। बट अगर आप लोग अवस्था परिवर्तन कर रहे हो तो वहाँ पर लेटेंट हीट काम करती है, गुप्त ऊष्मा। तो बिल्कुल दोनों सही है, कारण और कथन दोनों सही है कि एक्चुअली क्या है कि जो आंतरिक ऊर्जा है ना पिघलाने में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो केवल अवस्था परिवर्तन कर रहा है, तो इसलिए टी चेंज नहीं होगा। और अगर टी चेंज नहीं होगा तो बेसिकली आपका सीवी भी चेंज नहीं होगा, गुप्त ऊष्मा काम करेगी, इसलिए टी नियत रहेगा। तो ऑप्शन ए सही है। इसमें क्या है, पोलराइज्ड का उपयोग करके अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश को एक दूसरे में अलग किया। बिल्कुल सही बात है। पोलराइडर जो होता है ना, पोलराइडर इसी काम आता है कि वो ध्रुवित को अध्रुवित से अलग करे। अच्छा, ये तो सही है।
ठीक है। नीचे क्या है, पोलराइडर प्रकाश के समतल ध्रुवित बीम के उत्पादन करने में सक्षम है। पोलराइड प्रकाश के समतल ध्रुवित, हाँ सही है। देखो समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन करता है तभी वो उसको ध्रुवित को अध्रुवित में परिवर्तित और चेंज कर सकता, सेपरेट कर सकता है। जैसे मान लो ये आपने ये ध्रुवित और अध्रुवित को मिक्स करके भेजा, ठीक है, तो जैसे ही वो सरफेस पर जाएगा तो ये क्या करेगा, समतल ध्रुवित बीम के उत्पादन कर देगा। तो जैसे ही समतल ध्रुवित बीम का उत्पादन उसने किया ना, तो यहाँ से ध्रुवित और अध्रुवित दो पार्ट में स्प्लिट, तो ये बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है ना, और सही स्पष्टीकरण भी है, बिल्कुल ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, लघु तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें दीर्घ तरंग दैर्घ्य की तुलना में पृथ्वी सतह पर अधिक दूरी तय करती है। सही है, तरंग दैर्घ्य जितनी लघु होती है तरंग परास का वेग उतना ही अधिक होगा। हाँ ये तो सही है, खैर कथन सही है बट कारण मुझे लग नहीं रहा। तरंग दैर्घ्य दीर्घ तरंग दैर्घ्य की तुलना में पृथ्वी सतह पर अधिक दूरी तय करती है। देखो लघु तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा कम, विद्युत चुंबकीय तरंगें दीर्घ तरंग की तुलना में पृथ्वी सतह पर अधिक दूरी तय करती है। तो लैम्डा कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, E = SC/λ। तो जब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो पृथ्वी की सतह पर ज़्यादा दूरी तय करेगी, ये बात तो बिल्कुल सही बात है। तरंग दैर्घ्य जितनी लघु होगी तरंग परास का वेग उतना ही अधिक होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तरंग परास का वेग उतना ही अधिक होगा, ये बात तो सही है बट एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी है ना हमारी। देखो वो पृथ्वी की सतह पर अधिक दूरी तय इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो सारा खेल एनर्जी का है बेटा, उसमें परास का क्या रोल है। तो मुझे लगता है कि सही तो है वो, बट कारण जो है ना वो स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला सवाल, अनंत पर शून्य संदर्भ विभव का उपयोग करके उस मात्रा का ध्यान, मतलब हिंदी में तो बहुत ही गड़बड़ लगता है, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। यूजिंग अ जीरो रेफरेंस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि जीरो आपका पोटेंशियल है इन्फिनिट पे जाके, ऐसा उसने अज्यूम कर लिया, ठीक है, ऐसा अपन मान के चलते हैं। ओके, और यही बोल रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट पॉजिटिव ऑफ चार्ज। अच्छा, तो उसने चार्ज का दे रखा है ना आपको वैल्यू, तो इसमें आपको जो चार्ज का वैल्यू दे रखा है ना Q, वो कितना दे रखा है बेटा, 4 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻8 कूलाम का उसने चार्ज आपको दे रखा है। अल्टर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द स्पॉट। अच्छा, तो आपको उसने पोटेंशियल पूछा है ना R डिस्टेंस पे, R दे रखा है उसने 1.2 मीटर। कितना आसान सवाल है यार। तो सिंपल V = क्या लगा दो, KQ/R लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सिंपल ही फॉर्मूला होता है। K का वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाई विथ 10⁻9 और Q का वैल्यू आपको दे रखा है 4 मल्टीप्लाई विथ 10⁻8 और R जो है वो आपके पास में 1.2 के अराउंड। ख़त्म काम, सॉल्व कर लेना। मैंने किया हुआ इसको, तो ये 300 वोल्ट के आसपास आपको मिल जाएगा। बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब लगा रखा, 300 वोल्ट आएगा। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो बहुत बच्चों ने बड़ा इसमें ना गलत किया है कि इसमें मोमेंटम कर दिया। देखो ये फोर्स है, ये टाइम है। एक्चुअली क्या होता है ना, बात सही है कि F = dp/dt होता है, ठीक है। सो मोमेंटम चेंज जो होता है ना वो F.dt होता है, बट यहाँ पे उसने एरिया पूछा है तो df/dt नहीं है बेटा वो। अगर df/dt होता ना तो मोमेंटम अगर हम लोग मानते तो सही था। तो देखा जाए तो इसने बोला है कि एरिया आपको निकालना है, उसको आवेग के रूप में बोलो तो सही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर रेखिक संवेग ना होके रेखिक संवेग में परिवर्तन की दर होता तो मैं एक बार को सही मान लेता ऑप्शन ए को। डायमेंशन सेम ही होती है ना, आवेग की और रेखिक संवेग की डायमेंशन सेम होती है, F/t, नो डाउट। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो ये इम्पल्स होगा, आवेग होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने वक्र का क्षेत्रफल की बात बोली है। तो क्षेत्रफल की बात बोली है तो बेटा सिंपली F मल्टीप्लाई विथ T होगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल यही तो होता है, dy मल्टीप्लाई विद द dx या फिर F मल्टीप्लाई विद द T।
और ये जो डायमेंशन है ये सिंपल डायमेंशन किसकी है, आवेग की है, इम्पल्स की है। तो बच्चे ने बिल्कुल सही लगा रखा है, इम्पल्स आंसर आएगा इसका। ये फिर से रिपीट हुआ है सवाल, सेम क्वेश्चन है, लघु तरंग दैर्घ्य की बात बोली है तो मैं इसको बताऊंगा नहीं, इसका सॉल्यूशन वही का वही है। E इज इक्वल टू जो है वो एच न्यू और वही EV के बराबर होता है। उसने लेमडा पूछा है तो SC अपॉन लेमडा करके आप लोग EV निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले सोल्व कराया था, मैंने इसको एक ही बार सोल्व किया। 0.025 आ रहा है इसका आंसर, ऑप्शन डी डबल क्यू सोल्व करें। मैं आपको दिखा दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। बस इधर इसने 50,000 वोल्ट लिख रखा है और इसने इधर क्या लिखा था, मैंने फर्स्ट में सोल्व किया था ये सवाल, ये रहा। इधर इसने 50 किलो वोल्ट, तो 50,000 वोल्ट और 50 किलो वोल्ट एक ही बात है। ठीक है, तो रिपीट हुआ हुआ यार, आपको तो मज़े हो गए अगर जिसने ये सवाल किया होगा। इस बच्चे ने तो गलत किया हुआ है, बट हाँ ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, RPSC वाले भी जिंदाबाद ही हैं। ठीक है, ये देखो, ओके, लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर होता है, नो डाउट, 11th की बुक में पढ़ लेना, ये आता है, डायोप्टर ही होता है। पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना, पावर ऑफ लेंस कन्वर्जिंग होता है, B अभिसारी होता है। ठीक है ना, कन्वर्जेंट लेंस होता है तो कन्वर्जेंट लेंस जो होते हैं वो अभिसारी होते हैं, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। पावर लेंस की शक्ति जो है ना, अभिसारी लेंस की धनात्मक होती है, तो अभिसारी लेंस ही इसका आंसर आएगा, नो डाउट। फॉर डॉपलर इफेक्ट इन लाइट चेंज इन द वेवलेंथ, ये डायरेक्टली आपको लिखा रहेगा नोट्स में, ये याद भी करना है आपको। इसका ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। ये बच्चा थोड़ा सा मिस कर गया, हालांकि ये होता है इसका आंसर। लेमडा की वैल्यू, लेमडा ऑब्जर्व बराबर लेमडा रेस्ट, ये डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में आवेश का संरक्षण, इन सभी में होता है। आवेश का संरक्षण दुनिया में हर प्रक्रिया में होता है, याद रखना, दुनिया की जितनी प्रोसेस सब में आवेश संरक्षित होता है, तो इन सभी में आंसर आएगा इसका, इन सभी में, क्योंकि वर्ल्ड की हर आवेश संरक्षण का नियम तो बेटा हर जगह वैलिड होता है, नो डाउट। ठीक है, हाँ तो बस ख़त्म था, इतना ही था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए, फिर बाकी के सवाल हम लोग कल करेंगे। ठीक है, बाय बाय।